नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। मैं विशोक आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, पिछले हमने 2 वीडियो में पॉलिटी की क्लास ली है जिसमें हमने संविधान के बारे में डिस्कस किया, और आज की वीडियो में खासकर से हम यहाँ पे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार तथा भारतीय संविधान की 12 जो अनुसूचियाँ हैं उनको हमने डिस्कस किया है, क्योंकि ये सीधे-सीधे परीक्षा में हर बार आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, और जिसमें हम जानेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार तथा इसकी अनुसूचियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यानी समता तथा समानता का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। वही दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और वही चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसमें हम देखते हैं अगला जो है आपका संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। अगला है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में इसको रखा गया है। एक और आपका संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए ये आपको एक गारंटी दी गई है, जो कि संविधान के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ क्या हैं। ठीक है, तो अनुसूचियाँ क्या हैं, और उसके साथ हम अनुसूचियाँ भारतीय संविधान का अभिन्न अंग हैं, जिसमें शुरू में 8 अनुसूचियाँ थीं और बाद में विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इसे बढ़ाकर 12 कर दिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करती हैं। तो क्या-क्या उद्देश्यों को पूरा करती हैं, चलिए आइए जानते हैं। पहली अनुसूची है जिसमें हम देखेंगे, और उसके बाद क्रम बाई क्रम जो 12 अनुसूचियाँ हैं उनको हम देखेंगे। संविधान की कानूनी जटिलता को कम करने के लिए भारतीय संविधान में अनुसूचियों को आसानी से समझने योग्य बनाया गया है, और जब संविधान के किसी प्रावधान पर अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो संदर्भ के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्रम वाइज, इनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस सूची में उद्देश्य संविधान के संपूर्ण अनुच्छेद को पुनः लिखने की बजाय विशिष्ट धाराओं में संशोधन करके उसे संशोधित या अद्यतन करना आसान बनाया गया। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की सूची। तो सबसे पहली अनुसूची है आपका, यहाँ पे देखेंगे पहली अनुसूची है, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों की सूची दी गई है। और देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 के अंदर इसको वर्णित किया गया है। तो पहली अनुसूची जो है आपका, इसमें क्या है, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित उनकी सूची दी गई है, जिसमें 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। वही हम दूसरी अनुसूची देखते हैं। तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत इसमें जो है निम्नलिखित के बारे तो विशेषाधिकारों के प्रावधानों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीशों के न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, जो कि अनुच्छेद 59 क्लॉज 3, 65 क्लॉज 3 और 75 क्लॉज 6 और 97 और 125, 148 क्लॉज 3 और 158 क्लॉज 3 और 164 क्लॉज 5 और 186 और 221 अनुसूची के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो ये थी आपकी दूसरी अनुसूची। अब हम देखते हैं तीसरी अनुसूची। अब इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, चलिए हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसमें शपथ या प्रतिज्ञा के निम्नलिखित स्वरूपों का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्रीय एवं राज्य मंत्री और संसद और राज्य विधानमंडल के
लिए चुनाव हेतु उम्मीदवार और संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, जो कि इनकी शपथ का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है, जो कि अनुसूची 3 के अंतर्गत इसमें ये सारे प्रावधान है। ठीक है, तो शपथ से रिलेटेड ये अगर आप पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। और इसमें कौन कौन शपथ लेता है? केंद्रीय एवं राज्य मंत्री, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव के उम्मीदवार और संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? यहाँ पे जो है आपकी शपथ लेते हैं। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट, इसी में ही अनुच्छेद 75 क्लॉज 4 के अंतर्गत है और 99, 124 क्लॉज 6 और 148 क्लॉज 2 और 164 क्लॉज 3, 188 और 219 के अंतर्गत इसको अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब हम देखते हैं चौथी अनुसूची, और चौथी अनुसूची में क्या दिया है चलिए देखते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित सीटों की संख्या का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 4 क्लॉज 1 के अंतर्गत इसको रखा गया है और 80 और क्लॉज 2 के अंतर्गत इसको रखा गया है, जो कि आपकी चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा के प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित सीटों की संख्या का प्रावधान करता है। ठीक है, और इसी में हम देखें पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची क्या कहती है? पांचवी अनुसूची कहती है कि यह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुच्छेद 244 क्लॉज 1 के अंतर्गत इसको रखा गया है। वही छठी अनुसूची, और इसमें क्या दिया है? छठी अनुसूची यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 और 275 क्लॉज 1 में इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, अगली देखते हैं सातवीं अनुसूची, और सातवीं अनुसूची में क्या आ गया है? इसमें विभिन्न विषयों के लिए विधायी प्राधिकार और निर्धारित करने हेतु 3 सूचियां शामिल हैं। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जिसमें रक्षा और विदेशी मामले, जिसके लिए केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जबकि राज्य सूची में राज्य और स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जिनके लिए केवल राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। अब हम देखते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या होता है? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों को क्या कानून बनाने का अधिकार होता है। अब इसमें हम देखेंगे समवर्ती सूची में संयुक्त महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे शिक्षा, विवाह आदि, जिसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। इसमें कुछ टिप्पणी दी गई है, जिसमें संसद को अवशिष्ट विषयों या उन पर विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, जो तीनों सूचियों में से किसी भी में शामिल नहीं है। यदि राज्य कोई मुद्दा राज्य सूची में सूचीबद्ध है, तो भी संसद को भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए कानून पारित करने का अधिकार देता है जो राज्य का हिस्सा नहीं है। अब हम देखते हैं आगे, संघ सूची को राज्य और समवर्ती सूची पर प्राथमिकता दी गई है तथा समवर्ती सूची को राज्य सूची पर प्राथमिकता दी गई है। किसी विवाद की स्थिति में संघ सूची को समवर्ती सूची पर वरीयता दी जानी चाहिए। वही हम देखते हैं, जब कोई विवाद हो, समवर्ती सूची को राज्य सूची पर वरीयता दी जानी चाहिए। यदि समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच असहमति है, तो केंद्रीय कानून ही मान्य होगा। हालांकि एक अपवाद है, यदि राज्य कानून को समीक्षा के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया है और उसे उसकी स्वीकृति मिल गई है, तो उस राज्य में उसे प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि संसद के पास बाद में इसी विषय पर दूसरा कानून पारित करने का पारित करके उस कानून में संशोधन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत इसको रखा गया है। चलिए आगे हम देखते हैं आठवीं अनुसूची, और आठवीं अनुसूची क्या कहती है? इसमें भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। यानी आठवीं अनुसूची है जिसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल रूप से
अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी भाषाओं को अभी ऐड किया गया 8वीं अनुसूची में, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली और उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधु, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इन भाषाओं को क्या किया गया, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत को शामिल किया गया है और अनुच्छेद 344 क्लॉज 1 और 351 के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ये थी आपकी 8वीं अनुसूची। आगे देखते हैं हम 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची क्या कहती है, इसे संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ने के पीछे उद्देश्य कुछ अधिनियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य घोषित होने से बचना था कि बिल को जोड़ने के पीछे उद्देश्य कुछ अधिनियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य घोषित होने से बचाना था जो कि वे संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रावधान है। यानी 10वीं अनुसूची जो है आपकी दल बदल से संबंधित है। ठीक है, इसमें राजनीतिक दल बदल की बुराइयों से निपटने के लिए संविधान 92वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसे बदलकर विरोधी कानूनी भी कहा जाता है। अनुच्छेद 102 क्लॉज 2 और 191 क्लॉज 2 के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब हम 11वीं अनुसूची देखते हैं। इसमें संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें पंचायतों के 29 सकारात्मक या कारात्मक विषय शामिल है, जिसमें से कुछ हैं कृषि, भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण आदि, जो कि अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत रखा गया है। अब हम देखते हैं आखिरी और 12वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत क्या दिया है। यह नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसे संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक विषय शामिल हैं, जिसमें शहरी नियोजन, नगर नियोजन, भूमि उपयोग का का निर्माण आदि शामिल है। अनुच्छेद 243W के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ये थी कुछ हमारी 12 अनुसूचियाँ और मौलिक अधिकार जो कि आज की वीडियो में हमने जाने। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी आपको नॉलेजेबल रहा होगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।